नमस्कार प्यारे बच्चों। एमपीपीएससी के मेंस के इस बैच में आपका मैं डॉक्टर अश्विन दुबे तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम परिचर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी पहलुओं पर, लेकिन उन पहलुओं में हम प्राथमिकता देंगे मुख्य परीक्षा के जितने भी पहलू हैं। अच्छी बात मेरे साथ यह है कि जब भी मेंस का बैच हो या प्री का बैच हो, प्रारंभ करने की बात हो और जब भी मैं उसे स्टार्ट करता हूं तो हमेशा दिल में एक उहापोह जैसी स्थिति रहती थी कि क्लास को प्रारंभ करने का तरीका क्या हो। और यकीन मानिए पिछले लगभग 3-4 महीने से मेरे साथ ये उहापोह चलता था, लेकिन जब से एमपीपीएससी का सिलेबस परिवर्तित हुआ, यूपीपीएससी का सिलेबस परिवर्तित हुआ, यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत पहले परिवर्तित हो गया था, उत्तराखंड का भी सिलेबस, बिहार का भी सिलेबस परिवर्तित हुआ, तो कई मायनों में आपको पढ़ाने का जो ढंग था वह भी परिवर्तित हुआ। और मैं अपने आप को इसमें बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूं कि मैं अब उस पारंपरिक तरीके से उबर के, जिस तरह से मेंस की क्लास चलती थी, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ कर सकता हूं। प्रयोगात्मक रूप में एप्लीकेशन या व्यावहारिक तरीके से अप्लाइड फॉर्म में मैं आपको पढ़ा सकता हूं। यानी कि अब यह जो सिलेबस आपके सामने आ गया है, इसे तो आपको कवर करना ही है, लेकिन यहां पर रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब वो समय जा चुका है कि अब आप केवल प्री की पढ़ाई करें या केवल मेंस की पढ़ाई करें। हालांकि देखा जाए तो सफलता के लिए मेरा मानना यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी बहुत जरूरी है, यानी प्री कम मेंस की तैयारी बहुत जरूरी है। लेकिन यह बैच प्री कम मेंस का नहीं है, यह मेंस पे फोकस बैच है। परंतु जब मैं आपके पिछले वर्ष के प्रश्नों को आकलित कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, चाहे वो 10 शब्द के हो, 50 शब्द के हो, या 150 शब्दों के हो, या 200 शब्दों के हो, उनका जो मूल, उनका जो बीज छुपा हुआ है, वह प्रीकम मेंस की तैयारी के साथ जुड़ाव रखता है। तात्पर्य यह है कि अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा में प्रस्तावना को पढ़ा है तो मुख्य परीक्षा में भी आपने प्रस्तावना को पढ़ा है। और प्रश्न आप देखिए बिल्कुल साधारण सा आ रहा है कि उद्देशिका में प्रयुक्त किया गया समाजवादी शब्द समझाइए, उद्देशिका में प्रयुक्त किया गया संप्रभुता शब्द समझाइए। अब 10 शब्द में आपको उसे बताना है। यानी कि यहां पर हम तैयारी तो करेंगे, लेकिन साथ में और चीजों को भी देखते चलेंगे, और वो चीजें हैं मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक अच्छे उत्तर की फॉर्मेटिंग करना, और यकीन मानिए इसके साथ साथ मैं आपको कुछ सिनॉप्सिस भी बनवाऊंगा साथ में। क्योंकि अगर साल भर की तैयारी आपने की है और आपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लिया है और आप एक अच्छी पकड़ रखते हैं अपने सब्जेक्ट में, बावजूद उसके अच्छा आंसर अगर आप लिखकर नहीं आ रहे हैं, तो उसका सबसे मुख्य कारण यह होता है कि हमारे दिमाग में उस पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा विजन या दृष्टि तो क्लियर है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं है। मतलब उस आंसर का स्वरूप क्लियर नहीं है कि हम इसे किस तरह से अच्छा स्वरूप देते हुए अपनी कॉपी में उकेरें। जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी अदालतों या कोर्ट या बहुत सारे कोर्ट के सीन फिल्मों में देखे होंगे। आपने देखा होगा वहां पर एक वकील होता है, और वो वकील जो नायक होता है या विलन होता है, उसकी बातों को कोर्ट के समक्ष रखता है ना, जज के समक्ष रखता है। जबकि उस वकील का रोल फिल्म में हो सकता है केवल 10 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, लेकिन फिल्म का जो क्लाइमैक्स होता है, जो अंत होता है, वो उस वकील के माध्यम से ही निर्धारित होता है कई बार। ऐसे ही जो आपकी मेंस की परीक्षा है, उसका जो क्लाइमैक्स है, यानी जो उसका बहुत बढ़िया उपसंहार या उसका जो एक तरह से निष्कर्ष है, सही मायने में वो आपकी कॉपियां ही हैं जो आप मेंस में लिखेंगे। और यकीन मानिए ये कॉपियां उस वकील का काम करती हैं जो आपके विचारों को परीक्षा जांचने वाले के सामने प्रस्तुत करती हैं। समझ रहे बात को?
बहरहाल ये सब बातें तो चलती रहेंगी। सबसे पहले जरा एक काम करते हैं। मैंने जो सोचा था आपके बारे में पहले कि हम एक परंपरागत तरीका अपनाएंगे, और उस परंपरागत तरीके में हम करेंगे ये कि हम पहले सिलेबस का अध्ययन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व में पूछे गए हैं, और उसके बाद फिर आपका सिलेबस 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो एमपीपीएससी मेंस के इस बैच को ज्वाइन तो कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने शायद कभी प्री का एग्जाम अभी दिया ही नहीं है, या पहली बार एमपीपीएससी का कोर्स वो कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटी को शायद पहली बार पढ़ना प्रारंभ किया है, राज्य व्यवस्था को, और कई बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 बार मेंस तो लिख चुके हैं, लेकिन कुछ अंकों से वो छूट रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन की तरफ, इंटरव्यू कॉल की तरफ रह जाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि प्रयोगात्मक रूप में हम एक काम ये करें कि इस पूरे सिलेबस को क्षैतिज रूप में यानी हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ते हुए चलें, हम इसे लंबवत रूप में ना पढ़ें। वो भी मैं समझाऊंगा कैसे। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए हम क्या करें, कुछ समसामयिक टॉपिक को साथ में लेके चले और कुछ कोर टॉपिक अलग से पढ़ते चले, वो मैं भी समझाता हूं कैसे। लेकिन आज की जो आपकी क्लास है वो आपके एक पॉलिटी को लेकर बेसिक अध्ययन को जोड़ेगी, क्योंकि ये चर्चा परिचर्चा का विषय है। तो मैं चाहे पहली क्लास में थोड़ा समय जरूर लूं, हो सकता है आपको आज ज्यादा ना लिखना पड़े, लेकिन आज हम थोड़ा एक दूसरे के साथ रूबरू होंगे। थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटी के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगा, राज्य व्यवस्था के बारे में। हालांकि आपने प्री में सब कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है और ये मेंस की क्लास है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस पे फोकस करना है। बावजूद इसके आज की क्लास जो है थोड़े से बेसिक एलिमेंट्स को लेकर चलेगी, 1-2 बेसिक एलिमेंट्स को लेकर, क्योंकि एमपीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया राज्य की परिकल्पना क्या है, राज्य और सरकार के बीच अंतर क्या है, शासन और एक तरह से सरकार के बीच में अंतर क्या है, इस तरह के अगर प्रश्न आ गए तो होता क्या है, कई बार इस तरह के प्रश्नों को किताबों में तो आप ढूंढ सकते हैं और आपके जो दृष्टि का मटेरियल है उसमें हो सकता है दिया भी हो, लेकिन क्लासेस में इनके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, तो उन पे हम परिचर्चा करेंगे। लेकिन पहला काम हम ये करते हैं, जो अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, उस परंपरा को, अनुशासन की जो बात है उसे आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस को देख लेते हैं, ताकि इस दृष्टि संस्थान से आपकी ऐसी दृष्टि डेवलप हो जिस दृष्टि का कोई तोड़ ना हो, है ना। वाह, तो कविता हो गई। फ्रांस जाओ, बहरीन जाओ, यूनान जाओ, कहीं भी जाओ, है ना। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जो है उसमें जनरल स्टडीज पेपर 2 में अगर हम यूनिट के पहले ही देख लें तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। अब बच्चे करते क्या है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो इस ओर ध्यान तो नहीं देते हैं, वो इनकी यूनिट की तरफ चले जाते हैं। और आप देखिए सिलेबस में भले ही इकाई 1 या यूनिट 1 में लिख दिया गया है कि भारतीय संविधान, उसका निर्माण, फिर उसकी विशेषताएं, फिर मूल ढांचा और प्रमुख संविधान संशोधन, लेकिन यह जानने का प्रयास किया कि यहां पर एक शब्द यूज किया गया है संविधान। अगर मान लीजिए आपसे 10 शब्द में पूछ ही लिया गया कि संविधान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? संविधानवाद क्या है, तो आप क्या बताएंगे? शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है? या प्रशासनिक संरचना का अर्थ क्या होता है? कहने का तात्पर्य मेरा है कि आपको यहां पर थोड़ा सा अपने आप को और फोकस करना पड़ेगा अपने सिलेबस को लेकर, ताकि बात अधूरी ना रह जाए, मन में कोई मलाल ना रह जाए। समझ रहे बात को? तो इन पर हम बातचीत करेंगे संक्षिप्त रूप में, लेकिन हमारा जो फोकस होगा आपके सिलेबस पे, कोर एरिया पे रहेगा। जैसे कि देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान के निर्माण में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप प्री में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो उन्हें मैं संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। निर्माण में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो एक्ट से जुड़ी हुई हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की अगर बात हो गई है तो भारतीय संवैधानिक इतिहास की बात तो हमें करनी पड़ेगी। संवैधानिक इतिहास मतलब
जो हमारे अधिनियम आए एक के बाद एक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी, और इसके अलावा ब्रिटिश शासन व्यवस्था यानी जब संसद का नियंत्रण हो गया था 1858 के बाद भी। इनमें खास तौर पे दो अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके प्री के सिलेबस में भी मेंशन्ड है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम भारत के संघात्मक व्यवस्था के दरअसल एक नींव की तैयारी जरूर तय कर देता है, तो उसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद संविधान की विशेषताएं, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं में कुछ 8-10 पॉइंट याद कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो 8-10 पॉइंट अगर हमने याद कर लिए तो हम भारतीय संविधान की विशेषताएं याद कर चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या प्रश्न आएगा भारतीय संविधान की विशेषताओं में, कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। बस आपको उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख के आ जाना है, ऐसा कुछ बच्चे सोच लेते हैं। ऐसा है नहीं। इस भारतीय संविधान की विशेषताओं के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनके भीतर भी कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपसे बोलूं कि क्या भारत का जो संविधान है उसका चरित्र अर्धसंघात्मक है या संघात्मक है या एकात्मक है, समझाएं। या भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का एक सुंदर मिश्रण है, समझाएं। अब इस तरह का अगर प्रश्न आ गया तो सब संविधान की विशेषताओं में छुपी हुई बातें हैं। या मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया उदाहरण के तौर पर कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, समझाएं। अब देखिए यहां पर तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व देखा जाए तो टॉपिक ही नहीं आया, लेकिन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कई केसेस में एक्सप्लेन किया है बकायदा। और भारतीय संविधान की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए देखिए, एक स्पष्ट तौर पर टॉपिक लिख दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान के मूल ढांचे की यहां बात की गई है। और जब भी मूल ढांचे के बारे में बात की जाती है ना, बच्चे बड़ी बड़ी किताबें, इधर उधर की वीडियो और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। उनसे अगर पूछ भी लो कि बता बेटा मूल ढांचे का अर्थ बताओ, मूल ढांचा सर वो है जहां पर कुछ ऐसी बातें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दी है जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। वो तो ठीक है, वो मूल ढांचे के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। मूल ढांचा क्या है इसे तो समझाइए, अगर एक लाइन में समझाना हो। संविधान के भीतर की जितनी भी मौलिक चीजें हैं उनके भीतर का यह ढांचा है जिसे मूल ढांचा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपसे मैं बोलूं कि लोकतंत्र संविधान की एक मौलिक चीज है और लोकतंत्र मौलिक अधिकार से मिलकर बनता है। मौलिक अधिकार किस किस से मिलकर बनता है? समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, न्याय। तो देखा जाए तो संविधान की एक मौलिक चीज हुई लोकतंत्र, और लोकतंत्र बना मौलिक अधिकार से, और मौलिक अधिकार के भीतर के ढांचे क्या हुए? समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। अगर यह ढांचा कोलैप्स कर गया तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही कोलैप्स कर जाए। मतलब आपको समझना होगा कि फंडामेंटल और बेसिक में अंतर क्या है। हमें इस पर एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट भी तैयार करना पड़ेगा। देन प्रमुख संशोधन, ये तो एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन प्रमुख संशोधन में हम जरूर देखेंगे कि अनुच्छेद 13 और 368 का संविधान में क्या महत्व है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। प्रमुख संशोधन तो आपको देख लेना है, संशोधन के प्रकार भी देख लेना है, लेकिन यहीं पर ये जो मूल ढांचा और संशोधन वाले टॉपिक है ये को रिलेटेड है यानी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। क्योंकि दरअसल ये जो पूरा का पूरा इतिहास मैं आपको बताऊंगा, जो एक संघर्ष का युग रहा न्यायिक समीक्षा का और संसद सर्वोच्चता का, वह मूल ढांचे की उत्पत्ति के लिए एक बोल सकते हैं कि पृष्ठभूमि तैयार करने वाला था। और सवाल यह पैदा हुआ कि संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है उसकी सीमितता क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो कहां तक जा सकती है। तो मतलब यहां पर हम न्यायिक समीक्षा की भी बात कर लेंगे,
हालांकि न्यायिक समीक्षा की बात अलग से भी की जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वैचारिक तत्व। वैचारिक तत्व मतलब संविधान के वैचारिक तत्व क्या है, यानी उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेधक तत्व और मूल कर्तव्य। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई ताकि क्लियरली आपके सिलेबस में से मेंशन कर दिया गया। मैं कई बार क्लास में समझा समझा के थक जाता था कि हमारे यहां जो मूल अधिकार है, नीति निषेधक तत्व है और जो मूल कर्तव्य है, उन सब का सार जो है, उनका कंक्लूजन जो है, वो हमारी उद्देशिका ही है। यानी आप देखिए उद्देशिका में जितनी भी बातों का प्रयोग किया गया है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात हो, जितनी भी बातें, उन सबको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेधक तत्व और मूल कर्तव्यों में डाला गया है। और यहां पर एक क्लियरली प्रश्न बनता है, बहुत ही आसान सा, कि भारत की उद्देशिका में यानी संविधान की उद्देशिका में जिस धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, जिस सामाजिक न्याय या जिस स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है, संवैधानिक रूप से उन्हें कहां कहां पर जगह दी गई है, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। तो अब मान लीजिए यहां उद्देशिका पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। उद्देशिका पे तो वो अंतर्निहित बात हो गई, वो आपसे समझ चुके हैं कि आपको उद्देशिका के बारे में पता है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि उद्देशिका में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, संवैधानिक रूप से वो कहां कहां प्रयोग किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता की, तो अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से लेकर 30 तक अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, 15 और 16 भेदभाव समाप्ति का अधिकार दे देते हैं, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, और साथ में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो आप देखिए नीति निषेधक तत्व है, और नीति निषेधक तत्वों में आप देखिए अनुच्छेद 38 उठा लीजिए, 38 का खंड 1 और 2 ले लीजिए, अनुच्छेद 42 ले लीजिए, 39 का खंड ए ले लीजिए, या क जिसे बोलते हैं, ए से लेकर डी तक चले जाइए, या 39A जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया, समान न्याय की बात करता है और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। आर्थिक न्याय की बात 39A से लेकर डी तक करते हैं। मतलब आप देखिए उद्देशिका में संविधान निर्माताओं की सोच को तो समाहित किया गया, लेकिन कालांतर में उद्देशिका में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें भी हमने संवैधानिक मान्यता दी है। तो हमें केवल उद्देशिका में यह नहीं देख लेना है कि आप उद्देशिका पढ़ गए, उद्देशिका में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हें कहां कहां संवैधानिक मान्यता दी गई है, इन्हें भी देखते चलना है। बाकी तो मूल अधिकार, राज्य की नीति निषेधक तत्व और मूल कर्तव्य आपके कोर टॉपिक हैं, तो उन पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही, इसमें तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। बहरहाल इसके बाद एक मुख्य टॉपिक है संघवाद। जो संघवाद बात की गई है, आप देखिए इस संघवाद को आपके संविधान की विशेषताओं में ही मैं समझा दूंगा। जैसे मैंने चर्चा की थी कि भारत के संविधान के स्वरूप का चरित्र या स्वरूप है कैसा, अर्धसंघात्मक है, संघात्मक है, एकात्मक है। तो संघवाद की चर्चा तो हम यही कर लेंगे, लेकिन और विस्तार से अगर देखने की बात है तो संघवाद को हम केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में भी पढ़ेंगे। खासतौर पे भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है, आप देखिए वो लंबवत रूप में है, यानी केंद्र और राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा है और केंद्र से होते हुए राज्यों तक शक्ति चली जाती है। भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू तो है, लेकिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हमने केवल न्यायपालिका और कार्यपालिका के संदर्भ में लागू किया है। अमेरिका की तरह शक्ति पृथक्करण स्पष्ट रूप से भारत में नहीं है, याद रखिएगा। भारत में सेपरेशन ऑफ द पावर की जगह डिवीजन ऑफ द पावर अपनाया गया है, यानी शक्तियों के विभाजन को। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य तो करती हैं, लेकिन कार्यपालिका विधायिका के ही अधीन कार्य करती है। हमारे यहां कार्यपालिका, अगर वास्तविक कार्यपालिका की बात की जाए तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है,
और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद अपना बहुमत कहां साबित करता है? लोकसभा में, यानी कि संसद में, निम्न सदन में। इसी तरह से आप राज्य में जाइए, राज्य में भी हमने ऐसे ही लागू किया है इस बात को। कुछ जगहों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो आप हमारे मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। अब तो इलेक्शन भी होने वाले मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आप विधानसभा में ही देखते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुमत साबित करते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य में राज्यपाल है, ऐसे ही केंद्र में राष्ट्रपति है ना। उच्चतम न्यायालय, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पूरे गठन के बारे में, इसके क्षेत्राधिकार के बारे में, किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से इस क्षेत्राधिकारों को लागू किया जाता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी भारत में एक जो न्यायपालिका का स्वरूप दिया गया है, जिसे ट्रायंगल रूप हम कह सकते हैं, यानी एकल एकीकृत न्यायपालिका है। संक्षिप्त रूप में मैं आपको इस न्यायपालिका को संघीय न्यायपालिका से कंपेयर करके जरूर पढ़ाऊंगा। हालांकि आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में 1935 का जो अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम, और आर्टिकल 135 को यदि आप देखें तो अनुच्छेद 135 में क्या लिखा हुआ है कि 1935 के अधिनियम के तहत जिस संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, उसकी सभी शक्तियां आर्टिकल 135 के तहत भारत की न्यायपालिका में प्रयोक्तव्य होंगी। यानी अगर हम अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर को माने, उनकी बात सुने, जो एक जमाने में प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, कि भारत की न्यायपालिका किसी अन्य देश की न्यायपालिका से बेहद ताकतवर है, क्योंकि ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपीलीय अधिकारिता में सर्वोच्च स्थान रखती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील सुनने का अंतिम स्थान यही है। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत यह मौलिक अधिकारों की गारंटर है। और तीसरा, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन के तहत यह संसद और विधायिका के किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। समझ रहे हैं बात को? जबकि आप देखिए, अमेरिका की न्यायपालिका भी बेहद ताकतवर है, लेकिन अगर आप इंग्लैंड की न्यायपालिका को देखेंगे, वहां जाएंगे, तो वहां संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत फॉलो किया जाता है। संसद के बनाए नियमों को न्यायपालिका समीक्षात्मक रूप में देख ही नहीं सकती। बहरहाल, और देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर ही रहा था, न्यायिक पुनरावलोकन की बात आ गई। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, याद रखिएगा, संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं दी गई है, परंतु अनुच्छेद 13, 32, फिर इसके अलावा आर्टिकल 137, 133, देन आर्टिकल 226 से यह शक्ति निगमित होती है। यानी इन अनुच्छेदों के माध्यम से, इन पे हम जिक्र करेंगे, इन पे हम बातचीत करेंगे आराम से। इन अनुच्छेदों के माध्यम से न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का इस्तेमाल करती है। वो कैसे करती है, इसका इतिहास क्या है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन कैसे आया, अमेरिका से आया, इंग्लैंड से आया, सब डिस्कस हम करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का ही अगला एक चरण है न्यायिक सक्रियता। और यहीं पर मनमोहन सिंह, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया था, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, न्यायिक सक्रियता। उन्होंने कहा था जुडिशियल ओवररीच, यानी हम यहां अति न्यायिक सक्रियता पर भी बात करेंगे। न्यायिक सक्रियता क्या है? जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर बात करे, और जब ज्यादा क्षेत्राधिकार का हनन वो कर देती है तो अति न्यायिक सक्रियतावाद आ जाता है। उस पर भी हम बात करेंगे। मतलब आप ये बात समझ लीजिए कि अब आपको उस परंपरागत अध्ययन से बाहर आना है जो आप पढ़ते आए हैं, कि भाई मैंने ये शब्द पकड़े, मुझे अब न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पता है। नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पता है, लेकिन क्या आपको उदाहरणों सहित पता है? क्या आपको उसकी पृष्ठभूमि पता है? और आने वाले समय में अभी के मामलों को देखा जाए तो आपको करंट इश्यूज को भी इससे जोड़ना है।
3 तलाक का मुद्दा हो, सीबीआई का मामला हो, या हाल ही में दिल्ली में एनसीटी एक्ट हो, यहां सभी जगह न्यायिक पुनरावलोकन और सक्रियता का जिक्र आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लास तो बेटा स्टार्ट हो चुकी है, अभी बच्चे आए नहीं है, एक बच्चा आ गया है। चलिए, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आज ही एग्जाम था सेकंड पेपर का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब हम इन न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता के टॉपिक्स को देखते हैं, बढ़ते चलते हैं, तो यहां पर कई और, जैसे पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, लोक अदालत जैसे मुद्दों को भी आपको देखते चलना है। भारत में ये जो जनहित याचिका है, इसके जन्मदाता कौन थे? जस्टिस पीएन भगवती का अगर आपने नाम सुना होगा, तो इन सब बातों को हम देखते हुए चलेंगे। बहरहाल, इसके बाद आगे बढ़ा जाए यदि, तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात कर दी गई है, जिसमें मैं एक्सपेरिमेंटल रूप में आपके सामने कह रहा था कि हम प्रयोगात्मक रूप में ये देखेंगे कि एक तरफ तो हमारे कोर टॉपिक मेंस के चलते चलेंगे, लेकिन यहां पर हम साथ में, जैसे स्पष्ट रूप से यहां मेंशन्ड है, भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग, तो आयोगों के बारे में, यानी भारत में संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, साथ में गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, संविधानेतर संस्थाओं के बारे में स्पष्ट रूप से आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, तो आप देखिए यहां पर कुछ और दूसरे आयोग भी दिए गए हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये सब, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। यानी देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं कि इन आयोगों को अगर हम जब एक साथ पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो क्लासेस में थोड़ी सी बोझिलता आ जाती है, थोड़ा बोझल हो जाती है। तो इसका तरीका मैंने अपनाया यह है कि मैं हर क्लास में एक कोर टॉपिक करवाने के बाद या करवाने के पहले आपको आयोग साथ में करवाता चलूंगा, ताकि इनका बोझ आपके ऊपर अतिरिक्त रूप से ना पड़े। और जब जूम सेशन होगा, तो जूम सेशन में आप अपना सजेशन मुझे जरूर दीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। फिर अगर आप बोलेंगे कि सभी आयोग सर एक साथ करवा दीजिए, तो मैं एक साथ करवा दूंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर साथ में, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने, मान लीजिए कि हम जिस दिन भारत के मूल ढांचे के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे ही समाप्त किया, हमने निर्वाचन आयोग कर लिया उसके बाद। अब निर्वाचन आयोग का ना संसद से ज्यादा कोई लेना देना, ना राष्ट्रपति से, ना उसके बैकग्राउंड, ना ज्यादा कुछ सर्वोच्च न्यायालय से। वो अपने आप में एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। और जब निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, तो निर्वाचन आयोग के साथ कुछ आचार संहिता के मुद्दे भी आ जाते हैं जो करंट इश्यूज से जुड़े हुए हैं। आचार संहिता कौन लाया, कैसे लागू की जाती है, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बातें आ जाती हैं। तो इन्हें अगर हम साथ में कर लें, तो पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक, इसके अलावा भारतीय राजनीति में देखिए, अब ये अवेयरनेस वाले टॉपिक जोड़ दिए गए हैं थोड़ा सा। मतलब यहां पर आपको अब क्या करना है, सभी बच्चे जो भी क्लासेस में अभी उपस्थित हैं, अभी तो 3 ही बच्चे आए हैं क्लास में जो देख रहे हैं, एक बात याद रखना है, चाहे प्री की क्लास हो चाहे मेंस की क्लास हो, अब थोड़ा सा सिलेबस जो परिवर्तित हुआ है। अब देखिए इसमें हेडिंग क्या है, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, है ना, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। अब आपने अगर इस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपको एमपीपीएससी की किताब मिली है, और उसमें ये मटेरियल बकायदा लिखित रूप में उपलब्ध भी है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको इसके अलावा और क्या करना है, ध्यान दीजिए, अखबारों पर कड़ी नजर रखिए। खासतौर पे अगर आप कोई भी एक अखबार पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदू पढ़े, नवभारत पढ़े, हिंदुस्तान पढ़े, जनसत्ता पढ़े, दैनिक भास्कर पढ़े, कोई भी एक अखबार पढ़िए, उसके संपादकीय यानी एडिटोरियल पार्ट को हमेशा पढ़ें। वहां पर आपको ये टॉपिक कवर करते हुए मिलेंगे, उनकी कटिंग करके रखिए। मैं तो करवाऊंगा ही,
सोर्स मेरा भी वही रहता है और आपकी जो किताब आपको प्रोवाइड की गई है वह भी मेरा सोर्स रहेगा। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ चीजें जोड़ूंगा कि आजकल भारतीय राजनीति में ये जो तत्व है जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता के आड़े आ रहे हैं, भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका क्या है, आने वाले चुनावों में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इन पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए ये टॉपिक अगर आपने ठीक से पढ़ लिए तो ये टॉपिक आपको आने वाले समय में साक्षात्कार में भी बहुत सहायता देंगे, याद रखिएगा। क्योंकि साक्षात्कार में इन्हीं से ज्यादा संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको थोड़ा सा ड्रिल कर सकते हैं, थोड़ा सा हिला सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल निसंकोच होकर मुखरता से और जो तथ्य है और जो सही है वो बोलना है, समझ रहे, बिना किसी पक्षपात के। ठीक है, उसके बाद मैं बस 2 मिनट और फिर आपसे बातचीत करता हूं। सिलेबस समझाने के बाद मैं आपसे भी बातचीत करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी और स्थानीय शासन के बारे में बात करेंगे। यानी देखा जाए तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका निगम के बारे में आपसे बातचीत की जाएगी। लेकिन अगर मैं इसका टाइटल थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं यहां पर कहूं कि भारत में शक्तियों का हस्तांतरण यानी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, तात्पर्य मेरा यह है कि यहां पर शक्तियों का हस्तांतरण वित्तीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और विधायी स्तर पर, ये 3 यहां पर टाइटल बनते हैं। आप समझिए बात को। वित्तीय स्थानांतरण पर यहां पर राज्य वित्त आयोग की बात आ जाएगी, विधायी स्थानांतरण पर ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की शक्तियों की बात आ जाएगी, और जब हम बात करते हैं राजनीतिक हस्तांतरण पर तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात आ जाएगी। तो आप देखिए, कहने को तो कोई भी बच्चा क्या करेगा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं पढ़कर संतुष्ट हो सकता है, रुकना नहीं है। यहां थोड़ा सा विश्लेषणात्मक रवैया भी अपनाना है, देखना है कि 73वें और 74वें, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 73वां संविधान संशोधन बहुत अच्छा है लेकिन इसे और अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा प्रश्न अगर आ गया जो एक मनोवैज्ञानिक तरह का प्रश्न, आप बोलेंगे सर अच्छा है तो और अच्छा कैसे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप देखिए ज्यादातर जो पंचायतें हैं या जो नगर पालिकाएं हैं उनकी सभी शक्तियां तो विधानसभा निर्धारित कर रही है। आपने पूर्णतः उन्हें स्वायत्त शक्तियां तो नहीं दी है, ज्यादातर दे हैव बीन डिपेंडेड ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो इस पे हम बात करेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया, जवाबदेही अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, संस्थाओं की जब मैं बात करूंगा निकायों की तो उसके साथ आ जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र की विशेषताएं, देन राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। हालांकि ये जो टॉपिक है सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, पहले मैं नहीं करवाता था, इस बार से मैं भी करवाऊंगा आपको कि नागरिकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होती है लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में। यहां पर थोड़ा राजनीतिक दलों की भी बात हम करेंगे, राजनीतिक दलों को किस तरह से मान्यता प्रदान की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। दबाव समूह क्या होते हैं, क्योंकि नागरिकों शब्द यूज कर लिया है निर्णय प्रक्रिया, तो दबाव समूह शब्द जरूर आएगा। समुदाय आधारित संगठन, ये नया सिलेबस में टॉपिक जोड़ दिया गया है। गैर सरकारी एनजीओ जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनके बारे में भी मटेरियल आपके बकायदा उसमें दिया गया है, लेकिन बातचीत हम जरूर करेंगे इस पे, कुछ लिखने का भी प्रयास करेंगे और मैं आपको सिनॉप्सिस भी बनवाऊंगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आजकल आ गया है। अभी एक अवेकन बैच हुआ था आईएएस का, उसमें मैंने ये टॉपिक करवाया भी था, मीडिया की भूमिका और समस्याएं, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया की भूमिका। और यहीं पर एक टॉपिक और जुड़ जाता है कि चुनाव आयोग ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश हाल ही में जारी किए हैं वो क्या है और किस तरह से ये जो मीडिया है भारतीय राजनीति में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। यानी भारतीय संविधान का जो चौथा स्तंभ है वो कैसे किसी सरकार को बनाने में और गिराने में सशक्त है, ताकतवर हिस्सा रखता है, इस पे हम देखेंगे और अलग अलग हिस्से इसके देखेंगे और देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पर हावी हो रही है। ये सब बातें हम करेंगे क्लास में, ठीक है। देन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, ये भी पहले मैं नहीं करवाता था लेकिन इस बार से मैं ही करवाऊंगा आपको। ये कौटिल्य,
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इनमें से अगर मैं केवल कौटिल्य को हटा दूं तो लगभग सभी के सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। एक तो कॉमन बात है इनमें, सबके अपने अपने विचार थे। याद रखिएगा, आपको किसी भी विचार से इतना ज्यादा इंप्रेस्ड या उसके पीछे इतना ज्यादा आसक्त नहीं हो जाना है कि आपके आंसर राइटिंग में वो चीज दिखने लगे। इन विचारों को आत्मसात कीजिए, उनकी अच्छी बातों को रखिए, लेकिन आंसर राइटिंग में ऐसा न दिख जाए कि महात्मा गांधी का कोई एक भक्त या वल्लभ भाई पटेल का या राम मनोहर लोहिया का कोई भक्त आंसर लिख रहा है। आपको एक, आप युवा हैं, और याद रखिएगा अगर मैं युवा शब्द यूज करता हूं और इसे उल्टा कर दूं तो इसका अर्थ वायु हो जाता है। वायु का मतलब होता है वेग यानी ताकत यानी फोर्स, जिसके आगे कोई भी नहीं आ सकता। हर शक्ति, हर उसके सामने जो भी हर्डल आता है उसको तार तार छिन्न भिन्न कर देता है। तो आपको पढ़ना है जरूर, लिखना भी है अच्छा, लेकिन उनके विचारों को ही वहां बताना है, स्वयं के विचारों को नहीं बताना है। हम इस पर आलोचनात्मक परीक्षण भी करेंगे। बाकी जो टॉपिक दिए गए हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, ये आपको पेबेड वाले टीचर पढ़ाएंगे। यहां मेरा काम समाप्त हो जाएगा। चलिए अब जरा आपसे कुछ दो चार बातें कर लेता हूं, अगर कोई डाउट हो तो। फिर जरा कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं एक दो हम अवलोकन करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं आपको एक दृष्टि दूंगा, फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं क्लास की। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, अभी तो 3 ही बच्चे हैं क्लास में। कुछ नहीं पूछना है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं पूछना है कुछ भी, आगे बढ़े? चलिए ठीक है, फिर आपकी इच्छा है। चलिए नमस्ते नमस्ते सबने कह दिया है, मेरी तरफ से भी आपको नमस्कार। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए जरा उन पर एक बार हम अवलोकन करें। उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? देखिए अभी मैंने बात की थी प्रस्तावना की, अब सीधे सीधे उद्देश्य प्रस्ताव पूछ लिया गया, तो इस पर आपको 10 शब्द अगर लिखना है केवल, और 3 अंक का ये है, तो आपको सीधे बता देना है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो आके जाके प्रस्तावना में परिवर्तित हुआ, और संविधान के सिद्धांत और संविधान के जो आने वाले लक्ष्य थे इसमें निर्धारित थे। तो इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जरूरी है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। 3 विशेषताएं मौलिक अधिकारों की क्या हो सकती है? मौलिक अधिकारों की विशेषताएं अगर आपको पता है कि जैसे ये न्याय योग्य है, यह असीमित नहीं है, या इसके अलावा देखा जाए तो ये निषेधात्मक है, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक है, इसके अलावा कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, तो आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। यानी कि प्रश्न जो एमपीपीएससी में आ रहे हैं वो दिखने में आसान जरूर है, लेकिन उनकी डिमांड ये है कि 10 शब्द में आप कितनी अच्छी बात वहां पर डाल सकते हैं। तो यहां पर आपको मौलिक अधिकार की 3 शब्द, 3 विशेषताएं बताना है, तो मौलिक अधिकारों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, बताने की जरूरत नहीं है, सीधे 3 विशेषताएं बता के चले आइए। समझ रहे? देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की मैं बात कर ही रहा था, न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। अब 10 शब्द में आप क्या व्याख्या कर दोगे? जब जनहित में कोई भी सरकार या संसद कोई भी कानून का निर्माण करती है और उसकी समीक्षा न्यायपालिका करती है तो न्यायिक पुनरावलोकन है। अब 10 शब्द में हमें सीमित रूप में बताना, तो ज्यादा तो विस्तार दे नहीं सकते, ठीक है। फिर कुछ बड़े प्रश्नों को भी देखें। देखिए राज्य स्वायत्ता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्ता की मांग के उदय के कारण अब कुछ राज्य जो है वो बेहद स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, आपने मणिपुर हिंसा की अभी स्थिति देखी होगी, पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, कभी कभी केरल में ऐसी स्थिति देखने मिलती है। और वो स्वायत्ता इसलिए मांगते हैं ताकि उदाहरण के तौर पर उनके यहाँ डेवलपमेंट पूरा हो सके, वो अपने जो क्षेत्रीय राजनीति है उसको आगे बढ़ा सके। तो ये मुद्दा है, गंभीर बना हुआ है, इसे हम देखेंगे।
नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब नीति आयोग की अगर बात करें तो यह सहकारी संघवाद की देन है, तो आपको सहकारी संघवाद को यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि मार्गदर्शक सिद्धांत तो इसका सहकारी संघवाद ही है। क्यों नीति आयोग आया, किस तरह से कार्य कर रहा है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में आगे कैसे बढ़ रहा है। देन भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्यों कार्यों का संक्षिप्त वर्णन। अब देखिए, अगर प्रारंभ में ही आपने चुनाव आयोग पढ़ लिया है तो आने वाले कई और दूसरे मुद्दों पर या दूसरे समय पर भी अगर यह प्रश्न बड़े रूप में भी आता तो आप आराम से डील कर सकते हैं। अब चुनाव आयोग की कर्तव्य कार्य, तो यहां पर आचार संहिता अगर आपने सही ढंग से बता दी और मीडिया के बारे में भी दिशा निर्देश जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं तो थोड़ा सा अलग लगेगा आपका प्रश्न। अगर आप केवल वही वही पारंपरिक चीजें बता के चले आए, जैसे उदाहरण के तौर पर चुनाव आयोग के बारे में अक्सर हम क्या लिख कर आते हैं, उदाहरण के तौर पर वोट के लिए वोटर बैलेट तैयार कर देना, है ना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक चिन्ह प्रदान करना, मतदाता पहचान पत्र, ये तो सब लिख कर आएंगे। अगर आप लिख के आ जाएंगे कि परिसीमन आयोग की सहायता करना संसद के निर्देश पर, आप लिख कर आएंगे कि आचार संहिता का निर्माण करना, मीडिया के लिए भी हाल ही में चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मुद्दे को छोड़कर किसी भी सांसद और विधेयक की अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना। तो देखिए, आप अपने विजन को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, आपके आंसर के लिखने का तरीका अलग हो रहा है। बाकी तो सभी परंपरागत चीजें लोग लिख के आते ही हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियां, अब वो आयोग से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, थोड़े से और बड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। अब देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। तो यहां समीक्षा शब्द अगर यूज किया गया है तो आपके पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष बताने होंगे। आप केवल ऐसा नहीं कर सकते कि केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक शक्तियों को बता के चले आए कि भाई ये शक्तियां हैं, भाषा के संबंध में निर्देश दे सकता है या राज्य अनुच्छेद 253 252 के अंतर्गत निर्देश दे सकता है, या बहुत सारी बातें। 355 में राज्य का कर्तव्य है कि वो राज्य की आंतरिक सहायता करे, आंतरिक जो हस्तक्षेप है उसको रोके, ये सब बातें। लेकिन यहां पर आपको इसको पक्ष विपक्ष दोनों पक्ष बताना पड़ेगा। अथवा में न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक, तो समालोचनात्मक न्यायिक सक्रियता पर बताने का मतलब क्या है, आपको अति न्यायिक सक्रियता पर भी बातें बतानी पड़ेंगी, जैसे जुडिशियल ओवररीच। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, पार्ट 1 आया था जिसमें अरशद वारसी जी भी थे नायक, बोमन ईरानी जी भी थे। तो न्यायिक सक्रियता में जो अति न्यायिक सक्रियतावाद था वहां देखा गया जब न्यायपालिका ने ऐसा महसूस किया कि इस फिल्म के माध्यम से अभिव्यक्ति का गलत फायदा उठाया जा रहा है और न्यायपालिका का मखौल उड़ाया जा रहा है। लेकिन यहां पर न्यायपालिका की काफी आलोचना हुई, क्योंकि इसका कारण यह था कि जिस तरह से राजनेताओं पर या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों या सरकारी अफसरों पर टीका टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से आप कर सकते हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, वैसे न्यायपालिका पर भी किया जा सकता है। क्योंकि हर संस्था जो भारत में कार्य करती है वो निरपेक्ष नहीं हो सकती, उसके अंदर कोई गलती हो ही ना, ऐसा मान ही नहीं सकते। ना तो संसद निरपेक्ष है, ना न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है। सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ दोष है, उन्हें हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपको एक समालोचनात्मक पद्धति, फिर लोकतंत्र की जो मैं बात कर रहा था, लोकतंत्र भारत में राजनीति लोकतंत्र, तो 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए, क्या क्या चुनावी सुधार। तो ये एक तरह का ऐसा प्रश्न होता है जो विवरणात्मक प्रश्न होता है। यहां पर आपके अगर याद करने की पद्धति बहुत अच्छी है तो आप इसे आसानी से डील कर सकते हैं। आज का पेपर के प्रश्न देखें सर, आज का तो बेटा पॉसिबल नहीं है, इसे मैं कल या परसों में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि अभी उसका फॉर्मेट यहां तैयार नहीं हुआ होगा। इतनी जल्दी संभव नहीं होता है, क्योंकि वो जो एडिटोरियल विभाग होता है ना, उसको एडिट करता है पूरा, उसके बाद देता है ना। उसको हम कल आराम से डिस्कस कर लेंगे, या परसों डिस्कस कर लेंगे, या किसी और क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अपने मुद्दे पर आते हैं वापस। प्रश्न तो ये डिस्कस होते रहेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं।
और आप में से कई बच्चे ऐसे जो हैं मैच्योर भी हैं। अब एक एक करके जरा बातचीत की जाए मुद्दों पर। जैसे यहां पर अगर हमको क्लास प्रारंभ करना है तो यहां पर एक शब्द दिया गया है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। अब संविधान, मुझे आपको आवश्यकता नहीं है बताने की कि संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश की आधारिक संरचना के लिए एक लिखित लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी एक लिखित वैधानिक दस्तावेज होता है जो उस देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन करता है, साधारणतः अगर मैं आपसे बोलूं तो। इसके अलावा शासन व्यवस्था की बात करें या राज्य की बात करें या राज्य के तत्वों की बात करें, बहुत सारी बातें यहां निकल कर आती है। महत्वपूर्ण यह है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के संदर्भ में आपके यहां पर भारतीय संविधान की बात जो की गई है उसमें निर्माण शब्द यूज किया गया है। तो हम इस संविधान के संदर्भ में कुछ दो चार पहलुओं को लेकर चलते हैं। एक तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसका संवैधानिक इतिहास, इसकी विशेषताएं, और महत्वपूर्ण बात कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। एक तो पहलू ये हो गया, ठीक। इसके बाद जब आप संविधान समझ लेते हैं या संविधानवाद समझ लेते हैं तो बात आ जाती है शासन की, यानी गवर्नेंस, और शासन की बात आ जाती है सरकार की, यानी गवर्नमेंट, ठीक। और ये सभी चीजें अगर एक साथ संक्षिप्त रूप में या समाहित रूप में देखी जाए तो एक शब्द आ जाता है राज्य, यानी स्टेट। और राज्य को हम तीन पहलुओं के अंतर्गत देखते हैं। कभी कभी इसे हम राष्ट्र के रूप में भी देखते हैं, राज्य या राष्ट्र, जब हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। फिर एक राज्य हम राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, और एक राज्य हम देखते हैं प्रांत के माध्यम से। इतना समझ लेने के बाद आपकी पहली क्लास आगे बढ़ती है विशेषताओं की तरफ, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, संविधान तो आपको पता ही है क्या होता है, किसी भी देश का संविधान लिखित रूप में क्या कार्य करता है। संविधानवाद क्या है, और उसके बाद फिर हम विशेषताएं, इतिहास, निर्माण करेंगे। लेकिन पहले हम जरा शासन, सरकार और राज्य पर जरूर बात करेंगे। इनके मैं कुछ ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ये अवधारणाओं से संबंधित टॉपिक है और ज्यादातर सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है, तो संभावना कम है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। तो संविधान तो आपको पता है किसी भी देश का लिखित वैधानिक दस्तावेज जो वहां के सरकार की शक्तियों को बताता है, संविधान कहलाता है। यह लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लेकिन जब आप बात करते हैं संविधानवाद की, तो वो क्या है? संविधानवाद का मतलब होता है नियमों का एक समुच्चय, याद रखिएगा, यानी कि एक ऐसा सम्मिश्रण जहां पर नियम ही नियम दिए गए हैं, जहां पर सरकार को सीमित किया गया है, यानी सीमित सरकार। यानी वहां पर अगर कोई शासन प्रणाली या सरकार कार्य कर रही है तो वह नियमों के अधीन कार्य करती है, याद रखिएगा। इसे संविधानवाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य विधि का शासन, दूसरे शब्दों में, जहां विधि सर्वोच्च है। अब याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि जहां पर संविधान हो वहां संविधानवाद हो, और जरूरी नहीं कि जहां संविधानवाद हो वहां संविधान हो। होते अक्सर दोनों एक साथ है। समझिए कैसे।
जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बोलता हूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान में ना संविधान है ना संविधानवाद है, क्योंकि वहां कुछ लिखित मामला तो है नहीं, तालिबानी सरकार चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में तो संविधान है। क्या वहां पर संविधान के अनुसार सरकार चल रही है? आप भी जानते हैं नहीं है हिसाब किताब। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं वो वहां की सेना या आईएसआई निपटाती है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं भारत से, तो भारत का मामला क्या है? भारत में संविधान है और संविधान के अनुसार ही सरकार चलती है, यानी विधि का शासन है। संविधानवाद देखने मिलेगा आपको। नियमों का एक समुच्चय है, सरकार सीमित है, सरकार को नियमों से आबद्ध होना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ब्रिटेन का एग्जांपल लूं आपके सामने, तो ब्रिटेन में आप देखिए लिखित संविधान तो है ही नहीं। मतलब वहां का जो संविधान है वह वहां की मौलिक परंपराओं पर टिका हुआ है, लेकिन वहां पर संविधानवाद जरूर है। कैसे है? क्योंकि उन मौलिक परंपराओं का वो पालन अच्छे से करते हैं, उसे लागू अच्छे से करते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसे संविधानवाद कहते हैं, उसका प्रयोग बहुत अच्छा है। आप सऊदी अरेबिया के कई कंट्रीज चले जाइए, यूएई चले जाइए, वहां पर सुल्तानों का शासन मिलेगा आपको। वहां पर कोई संविधान नहीं है, लिखित रूप में उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पर सुल्तान का शासन, यानी सुल्तान ने जो कह दिया उसको अक्षरशः लागू किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। और ऐसे भी कई देश हैं जहां पर संविधान उपस्थित न होने के बावजूद संविधानवाद है। पहली बात तो यह क्लियर हो गई। तो संविधानवाद का मतलब यह है कि आप किसी भी एक नियम के तहत अपनी सरकार को अगर चला रहे हैं, भले आपके पास लिखित रूप में कुछ भी उपलब्ध ना हो, आप संविधानवादी हैं, आप नियमों के अधीन है। और याद रखिए, भारत में लिखित संविधान तो आजादी के बाद आया, लेकिन संविधानवाद बहुत पहले से था। महाराजा अशोक के समय से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय से पहले राजा संविधान हुआ करता था। राजा जो बात कह देता था उसे मानना पड़ता था, चाहे वो समुद्रगुप्त का हो। उनके बीच में अब देखिए, समुद्रगुप्त ने भी हमारे एमपीपीएससी के मेंस को छोड़ दे, अगर प्री को ले, तो एक जमाने में समुद्रगुप्त बहुत फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। और अपने बड़े भाइयों से आप पूछिएगा जिन्होंने एमपीपीएससी अपने जमाने में दी होगी, जो मेरी एज के होंगे, कि समुद्रगुप्त को भारतीय भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्री का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, हर साल आता था। तो समुद्रगुप्त ने भी अगर उत्तरापथ और दक्षिणापथ के राज्यों को जीता, तो भी कोई एग्रीमेंट तो किया ना, एक सीमित सरकार बनाई नियमों के अधीन, वो भी संविधानवाद को बताती है। ठीक, तो चलिए, इसीलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले जरा थोड़ा सा संविधान पर लिख लीजिए, उसके बाद फिर संविधानवाद पर भी लिख लीजिए एक दो लाइन। फिर मैं आपको इससे जुड़ी दूसरी बातें बताता हूं। लिखिए, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है। मैं यहां पर ये इसलिए लिखवा रहा हूं आपको संविधान की परिभाषा, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहां पर भारतीय संविधान यानी कि संविधान मेंशन्ड है। तो आपसे अगर पूछ ही लिया गया संविधान क्या है, तो आपको 10 शब्द में बताना है, इसमें से 10 शब्द निकाल लीजिएगा। तो लिखिए, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। लिखिए, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। हां, बिल्कुल नोट करना है बेटा पूनम जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं नोट्स बनवाऊंगा क्लास में, आपको डिक्टेशन दूंगा, आपको नोट करना है, ठीक है ना। मेंस की क्लास है ये, बिल्कुल स्टार्ट राइटिंग।
कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिटी कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। लिखिए, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है जिसके माध्यम से सरकार के अंगों, जिसके माध्यम से सरकार के अंगों यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों का निर्धारण होता है, जिसके माध्यम से सरकार के अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की शक्तियों का निर्धारण होता है। लिखिए, संविधान के ही माध्यम से देश के नागरिकों के अधिकारों का भी निर्धारण होता है। संविधान के ही माध्यम से देश के नागरिकों के अधिकारों का भी निर्धारण होता है। चलिए ठीक, अब लिखिए संविधानवाद। संविधानवाद किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद। लिखिए, संविधानवाद का अर्थ है नियमों का एक समुच्चय। संविधानवाद का अर्थ है नियमों का एक समुच्चय। दूसरे शब्दों में इसे विधि का शासन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे विधि का शासन भी कहते हैं। लिखिए, यहां पर कोई भी सरकार या शासन प्रणाली, यहां कोई भी सरकार या शासन प्रणाली सीमित सरकार के रूप में कार्य करती है। सीमित सरकार के रूप में कार्य करती है, अर्थात नियमों के अधीन। अर्थात नियमों के अधीन यानी कि संविधान सम्मत होकर। मतलब वह बंधी हुई है नियमों में, संविधानवादी सरकार है, मतलब वह अपना मनमाना कार्य नहीं कर सकती है। जो वहां पर लिखित रूप में या अलिखित रूप में उपलब्ध है उसको वो फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो वो फॉलो हो जाएगा। एक नियमों में बंधी हुई सरकार जिसे हम कहते हैं संविधानवाद। तो ये हो गया आपका संविधानवाद, यानी नियमों का एक समुच्चय यानी विधि का शासन, जिसे सीमित सरकार भी कहते हैं, नियमों के अधीन चलने वाली सरकार। अब ये तो बात हो गई जो संविधान और संविधानवाद की। अब इससे पहले कि संविधान का निर्माण, इसका इतिहास, विशेषताओं पर जाएं, थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं। शासन और सरकार यानी गवर्नेंस और सरकार के बीच में अंतर को समझ लीजिए।
देखिए, शासन और सरकार को अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए हमको राज्य की परिकल्पना को भी देखना पड़ेगा। सामान्य अर्थों में बोलूं, यहां मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, बस समझ लीजिए। शासन का अर्थ होता है शासन करने की पद्धति क्या है, एक अच्छा मैनेजमेंट यानी गुड गवर्नेंस। आप किस तरह से चीजों को व्यवहारिक रूप में लागू कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस क्लास में मैं आया तो कितने बजे क्लास शुरू होगी, माइक कौन लगाएगा, कितने बच्चे क्लास में आएंगे, ये शासन करना हुआ। एक पूरा मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अच्छा गवर्नेंस हो गया। लेकिन इस शासन पद्धति को चला कौन रहा है, इसे स्वचालित कौन कर रहा है, इसे आगे कौन बढ़ा रहा है, तो वह संस्था कहलाती है सरकार। याद रखिएगा, आमतौर पर कई बार शासन को और सरकार को पर्यायवाची शब्दों के रूप में ले लिया जाता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। कभी कभी गवर्नेंस और गवर्नमेंट को एक ही समझ लिया जाता है, मत घबराइएगा। गवर्नमेंट गवर्नेंस का ही मूर्त रूप यानी कि कॉन्क्रीट रूप है। ये एब्स्ट्रैक्ट है जो दिखाई नहीं देता, और ये कॉन्क्रीट है यानी मूर्त है जो दिखाई देता है। तो सरकार के हम कौन कौन से 3 अंग लेते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बस इतनी सी बात, ठीक। अब जहां तक बात आती है राज्य की परिकल्पना की, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपसे प्रश्न पूछ ही लिया जाए कि आप राज्य से क्या समझते हैं या राज्य के तत्वों को समझाएं, तो आपके पास समझाने के लिए कुछ तो हो, क्योंकि क्लियरली तो ये मेंशन आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए, एक राज्य या राष्ट्र जब हम शब्द यूज करते हैं तो पूरे देश के लिए यूज करते हैं। खास तौर पर राज्य या राष्ट्र जब हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं तो राज्य भारत राज्य ऐसा कह देते हैं। तो भारत राज्य का मतलब क्या हुआ, भारत राज्य का मतलब हुआ अखंड भारत, जिसमें उसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं, और जिस राज्य का निर्माण हमारे द्वारा संविधान सभा के द्वारा और संविधान के निर्माताओं द्वारा किया गया और उसका एकीकरण किया गया। जब पॉलिटिकल साइंस में आप राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से राज्य की परिकल्पना देखते हैं तो कभी गूगल पे टाइप कीजिएगा राज्य या नगर राज्य, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पॉलिटिक्स, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, और पॉलिटिकल साइंस यानी राज व्यवस्था, राजनीति और राजनीतिक विज्ञान, तो इन तीनों से एक शब्द मैं उधार लेता हूं जो कॉमन है, जो बनकर आता है पॉलिस। पोली को मैंने पॉलिस कर दिया है। आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको ये नगर राज्य क्षेत्र के रूप में मिलेगा। लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा का शब्द है, और नगर राज्य क्षेत्र के 4 तत्व हमारे सामने निकल कर आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र था, अफ्रीका, अमेरिका, भारत, कोई भी ले लीजिए क्षेत्र, वहां पर कुछ लोग आकर बस गए कुछ मात्रा में, फिर प्राकृतिक प्रजनन से वहां की जनसंख्या बढ़ी तो 2 तत्व राज्य निकल कर आए, एक क्षेत्र निकल कर आया और एक वहां की जनसंख्या निकल कर आई। अब जैसे जैसे उस राज्य क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ी तो फिर उस राज्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ने लगी। तो जब उस राज्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ गईं तो फिर इन में आपस में क्षेत्रों को लेकर बंटवारा हुआ, और यह बंटवारा करने के लिए धीरे धीरे छोटी छोटी सरकारें डेवलप हो गई, छोटी छोटी। तो तीसरा एलिमेंट राज्य का निकल कर आया, सरकार, जो इस जनसंख्या पर शासन कर रहा है। और अब ये सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में संप्रभु हो गई, यानी अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेने लगी। तो चौथा तत्व राज्य का निकल कर आया, संप्रभुता। यानी जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य क्या है,
एक ऐसी परिकल्पना है जहां पर एक क्षेत्र या भूमि होगी, उसकी अपनी एक जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या पर शासन करने वाली एक सरकार होगी, और वह सरकार क्या होगी? संप्रभु होगी। अब जब आप भारत राज्य की बात करते हैं ना, तो देखिए, भारत राज्य को जब हम समझाते हैं तो भारत का अपना क्षेत्र है, उसकी भूमि है, उसकी अपनी जनसंख्या है, उसकी अपनी सरकार है, और वह संप्रभु है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं इसको फिर कंपेयर कर देता हूं। चलिए दूसरे देश ले लेते हैं, तिब्बत का उदाहरण ले लीजिए। अब तिब्बत के पास क्या अपना क्षेत्र और भूमि है? नहीं है। जबकि तिब्बत की सरकार कई बार सुना होगा आपने, दलाई लामा तो हमारे यहां बैठे हुए हिमाचल प्रदेश में। उनके पास जनसंख्या है, उनके पास सरकार भी है, लेकिन उनके पास ना संप्रभुता है और ना भूमि है। उस पर तो चाइना का कब्जा है। या उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी फिर से आ गया, देखिए, अफगानिस्तान के पास क्षेत्र भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन सरकार अराजक है, उसे सरकार नहीं कहा जा सकता। कोई भी देश उससे संबंध नहीं रखना चाहता, लेकिन संप्रभुता तो है। लेकिन ये चारों तत्व अनिवार्य हैं। अगर इनमें से एक भी तत्व अनुपस्थित हुआ तो राज्य नहीं होगा। फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, परतंत्र भारत का एग्जांपल लीजिए। जब भारत गुलाम था तो उसके पास क्षेत्र और भूमि तो थी, कोई दिक्कत नहीं था, जनसंख्या भी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, संप्रभुता तो थी नहीं, हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय ले नहीं सकते थे। तो इस वजह से जो भारत गणराज्य की आप बात करते हैं तो वह अब है राज्य के रूप में, जिसके पास सब कुछ है। इसी तरह से जब हम राज्य की परिकल्पना करते हैं प्रांत की दृष्टि से, एक शब्द, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उस लहजे से भी राज्य का शब्द का यूज किया जाता है। और याद रखिएगा, जब सरकार और संप्रभुता मिल जाते हैं, यानी किसी राज्य में सरकार संप्रभु रूप में कार्य करती है, तो वह किसका निर्माण कर देती है? राज व्यवस्था का, जिसे आज आप पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन पॉलिटी को एंड कॉन्स्टिट्यूशन को। तो राज व्यवस्था और पॉलिटी हमें देखना है। आगे बढ़ा देते हैं। अब यहां पर मैं लिख देता हूं राज व्यवस्था, यानी पॉलिटी, और यहां पर मैं लिख देता हूं संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में क्या अंतर हुआ साहब? संविधान क्या है? एक लिखित प्रावधान किसी भी देश का, लेकिन उन प्रावधानों को जब मूर्त रूप दिया जाएगा तो वो राजव्यवस्था हो जाएगी। जैसे संविधान में आप देखिए, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको देता है ना। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अस्पृश्यता का अंत, इसे व्यवहारिक रूप कैसे मिला, कैसे इसको व्यवहारिक रूप दिया गया? तो उसका निर्माण राजव्यवस्था करती है। राजव्यवस्था 3 चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन से 3 चीज हैं? एक है संसद के अधिनियम, दूसरा न्यायिक निर्णय यानी न्यायपालिका के निर्णय, और तीसरा संविधानेतर संस्थाएं। आप एक नए ढंग से आज थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ेंगे।
अभी मैं इसको आपको सिलेबस में प्रूफ करके भी बताऊंगा। न्यायिक निर्णय राज्य व्यवस्था का निर्माण कैसे कर रहे हैं? जैसे न्यायपालिका ने अनुच्छेद 19(1) के खंड 1 को ही बड़े स्तर पर परिभाषित किया और सूचना के अधिकार को 2005 में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। ठीक, बाद में जाकर एक न्यायिक संविधानेतर संस्था निकल कर आती है, केंद्रीय सूचना आयोग, है ना, हो गया राज्य व्यवस्था का निर्माण। इसी तरह से न्यायपालिका ने अनुच्छेद 19 के खंड 1 के खंड ए में प्रेस की स्वतंत्रता को इंडियन एक्सप्रेस केस 1985 में मौलिक अधिकार का रूप दिया, यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी एक मौलिक अधिकार है। देखिए, इसके साथ साथ संसद के अधिनियम, अब अनुच्छेद 17 में आप देखिए अस्पृश्यता का अंत किया गया है, लेकिन दंड का प्रावधान तो कर दिया गया, लेकिन क्या दंड मिलेगा? तो संसद 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाती है, 1976 में इसमें संशोधन करती है, और फिर याद कीजिए प्री और मेंस का सिलेबस जो परिवर्तित हो गया अब एमपीपीएससी का, आज से करीबन 3-4 साल पहले, कोविड के पहले, आपको बहुत सारे एससी एसटी एक्ट पढ़ने पड़ते थे। 1989 में एट्रोसिटी एक्ट यानी एससी एसटी एक्ट आपको पढ़ना पड़ता था, 1989 में जो लाया गया था, तो संसद के अध्ययन से ही लाया गया ना। तो जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, जब उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है तो राज्य व्यवस्था के माध्यम से दिया जाता है। समझ रहे? तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको समझाई। राज्य क्या है हमने देखा, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स से निकलकर जो बना। देन फिर हमने देखा कि शासन सरकार में अंतर, संविधान और संविधानवाद में अंतर। ये तो बेसिक चीजें थी। अब हम इससे पहले कि आगे बढ़े, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। 2 ही बच्चे हैं अभी तो, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक बातें थी। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं कि राज्य के जो तत्व मैंने आपको बताए ना, चार तत्व, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। क्षेत्र, भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। भारत में राज्य का जन्म का उदाहरण प्राचीन भारत से लेकर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक कल्चर आ जाता है। अब देखिए, वैदिक कल्चर के बाद, वैदिक कल्चर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्लियर वैदिक और लेटर वैदिक। उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी का एरा आता है, 6ठी सदी ईसा पूर्व का। फिर मौर्य युग आता है, फिर लेटर मौर्य आता है, उत्तरवर्ती मौर्य। फिर गुप्त युग आता है, फिर लेटर गुप्ता युग आता है, और फिर उसके बाद अर्लियर मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है, पूर्व मध्यकालीन भारत। आप देखिए, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, मैं आपको अगर क्रोनोलॉजी ही बताना चाहता तो मैं इसको पूरा एक लाइन में खींच देता, लेकिन एक ग्राफ थोड़ा सा जिगजैग है, यानी पहले ये ग्राफ गिरकर नीचे आया, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये ग्राफ बताता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को कैसे दोहराता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में तो हम राज्य की परिकल्पना ना करें, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी और इसके बारे में काफी वाद विवाद आज भी है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद अचानक से देखिए वैदिक कल्चर आता है, जो ग्रामीण सभ्यता को बताता है। अचानक से ग्राफ गिर के नीचे आ गया, खानाबदोशी संस्कृति आ जाती है। लेकिन 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते, यानी 1000 ईसा पूर्व तक, मगध के इलाके में, खासतौर पर उत्तर भारत में देखिए, एक बड़ा परिवर्तन होता है जब आयरन यानी लोहे की खोज होती है। और इसके 2 इंपैक्ट देखने मिलते हैं। पहला प्रभाव
कृषि के नए औजारों का आगमन आ जाता है, जंगलों को काटना कुल्हाड़ी से, बरसे से आसानी हो जाती है, लोहे के फाल और हल का प्रयोग होने लगता है, खेतों को बनाना आसान हो जाता है, कृषि के उपजाऊ भूमि के उपजाऊपन को बढ़ावा मिलने से अधिशेष की प्राप्ति होती है, अतिरिक्त अनाज प्राप्त हो जाता है, तो लोग स्थायी जीवन बिताने लगते हैं। दूसरा, नए नए हथियार, प्रक्षेपास्त्र, भाले, तलवार निकल कर आते हैं। बाहुबली में तो आपने देखा होगा, रथशिला, रथमूषल, महाशिला कंटक जैसे हथियार, लोग एक दूसरे पर आक्रमण करने लगते हैं, तो छोटी छोटी सरकारें बनने लगती है। तो देखिए, छठी ईसा पूर्व में महाजनपद का युग आपको देखने मिलता है, 16 महाजनपद। तो क्षेत्र तो था, लोग आकर बस गए, सरकार भी बनने लगी धीरे 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 धीरे। ये सरकार मौर्य काल में संप्रभु हो गई। तो चारों तत्व आपको देखिए प्राचीन भारत में देखने मिले, और धीरे धीरे जिस नगरीय सभ्यता से हम प्रारंभ हुए थे उसी नगरीय सभ्यता में वापस पहुंच गए। तो ग्राफ आगे जाकर उसके पैरेलल हो जाता है। मतलब मेरे कहने का था मतलब कि जिस राज्य की परिकल्पना को मैं बता रहा था उसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो आपको भारत में भी देखने मिलता है। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने कोर सिलेबस के पार्ट में आते हैं और भारतीय संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। और भारतीय संविधान के बारे में मैं बात कर रहा था इसके निर्माण की, इसके इतिहास की और इसकी विशेषताओं की। तो आज हम थोड़ा सा इसके इतिहास पर संक्षिप्त रूप में बात करेंगे, फिर निर्माण पर आएंगे। इसमें मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं आपने ऑलरेडी प्री की क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो इसके रूप से मैं निश्चिंत हूं। इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखित मटेरियल देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी किताबों में भी ये सब एक्ट्स दिए हुए हैं, हम इन्हें डिस्कस जरूर करेंगे। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, उस संविधान के निर्माण में जो पहला पहलू निकल कर आता है वो उसके संवैधानिक इतिहास के रूप में निकल कर आता है। और सवाल यह पैदा होता है कि भारत में जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, तो कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक वृहद स्वरूप ले लेती है, अगले लगभग 150 सालों में एक राजनीतिक कंपनी के रूप में। कैसे? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए जब भारत आती है, तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना कोई नई बात नहीं थी। ये तो आपको पता है, पुर्तगालियों ने रास्ता ढूंढा, वास्को डी गामा वाली कहानी आपको सब कुछ पता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। पुर्तगीज भी थे भारत में, डच भी थे, फ्रेंच भी आ ही रहे थे पीछे पीछे। सवाल यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो राजनीतिक रूप से इन्वॉल्व हो गई। कारण यह था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, तो उस समय जो दत्तक पत्र उन्हें मिला, यानी अनुमति पत्र, जहांगीर हो, शाहजहां हो या औरंगजेब से, उस समय तो मुगलों की सत्ता थी भारत में और शक्तिशाली सत्ता थी, लेकिन भारत में क्षेत्रीय शक्तियां भी थी जिन्हें आप नकार नहीं सकते, चाहे वो मैसूर के रूप में हो, अवध हो, मराठे हो या बंगाल हो। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत जल्द एहसास हो गया कि जब वे अपनी माल की ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ करते थे, भले ही उनके पास मुगल सत्ता द्वारा दिया गया दत्तक पत्र हो, बावजूद इसके उन्हें स्थानीय कर जो थे वह देने ही पड़ते थे या अदा करना ही पड़ते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर थी भारत के मसालों पर, जो केरल के तट पर मिलते थे। और आपको पता होगा, अगर आपने एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ा होगा, तो इन मसालों को यवन प्रिय क्यों कहा जाता था। यवन प्रिय मतलब यूरोपियन के प्रिय, क्योंकि इन मसालों को ठंडे प्रदेशों में खासतौर पर जो मांस बहुत खाते थे, और खासतौर पे अगर आपने देखा होगा डियर या हिरण का शिकार ये लोग करते थे,
और ताकि उसे कई दिनों तक अच्छे से संभाल के रखा जा सके, उस मसाले का लेप उस पर लगा देते थे और इसे बहुत पसंद भी किया जाता था। उस समय फ्रिज और रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे। इस वजह से इन मसालों पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले तो यह कार्य करना पड़ा कि इन देशी सामंतों का दमन करने के लिए स्वयं राजनीतिक स्वरूप अपनाना पड़ा। और याद रखिएगा, मुगल सत्ता का जो अंतिम दौर था जिसमें औरंगजेब भारत में था, हम अगर ये कहें कि ब्रिटिशर्स ने फूट डालो और राज करो की नीति से भारत को जीता, तो ये भारत का उस समय राजनीतिक चरित्र ही था। भारत की राजनीति का चरित्र ही ऐसा था जहां षड्यंत्रों का जाल था। अगर ब्रिटिशर्स भारत को नहीं जीतते तो फ्रेंच जीत लेते, फ्रेंच नहीं जीतते तो पुर्तगाल, क्योंकि क्षेत्रवाद और भारत में विखंडीकरण की भावना बहुत पुरजोर पर थी। हर कोई अपना झंडा लेके तैयार खड़ा था। और जब तक मुगल सत्ता थी तब तक तो ये लगभग इनके अंडर कार्य कर रहे थे, लेकिन मुगल सत्ता के केंद्र में कमजोर होने से राज्य अपने आप को स्वायत्त करने लगे। अच्छा, कमाल की बात सबसे पहले याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सहायक संधियां की राज्यों के साथ, उन्होंने उसकी सीख फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ली। शुरुआत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, इसे वृहद पैमाने पर बड़ा आकार दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और धीरे धीरे इन राजाओं के दरबारी षड्यंत्रों में ये हिस्सेदार बन गए। और 1757 और 1764 को क्या हुआ मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर इनका कब्जा हो गया। लेकिन बंगाल पर कब्जा होने के पश्चात, ये सब आपने इतिहास में पढ़ा, इसलिए मैं इसे संक्षिप्त रूप में बताकर निकल रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके अधिनियमों पर आना है। बंगाल पर कब्जा होने के पश्चात अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी आपको पता है? प्राइवेट शेयर होल्डर्स की एक कंपनी है। अब इस बात को समझिएगा ध्यान से। कोई भी एक ऐसा औपनिवेशिक राष्ट्र जैसे कि ब्रिटेन है, नहीं चाहेगा कि उसके बाहर अगर कोई कंपनी किसी देश पर व्यापार कर रही है तो वह पूर्णतः स्वायत्त हो जाए। इसको अलग तरीके से मैं थोड़ा समझाता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिकी क्रांति, अमेरिका कैसे आजाद हुआ? अमेरिका को आजाद ब्रिटिशर्स ने ही तो करवाया। मतलब कि अमेरिका में जो क्रांति हुई, बोस्टन टी पार्टी, उसमें वो ब्रिटिशर्स ही शामिल थे जो ब्रिटेन के द्वारा सजा प्राप्त रूप में अमेरिका भेजे गए थे। अपने अधिकारों को लेकर वो बहुत ज्यादा अवेयर थे, इस वजह से वो अपने आप को आजाद भी कर सके। लेकिन भारत में ब्रिटिशर्स यह रिस्क नहीं ले सकते थे। भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे जब उसने बंगाल को एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया, तो प्रारंभ में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टता के लक्षण दिखने लगे, भ्रष्टाचार हमें दिखने लगा। और ये समझ में आ गया कि अब धीरे धीरे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वहां पहुंचते हैं, कैसे बड़ी बड़ी कोठियां खरीद रहे हैं, कैसे बड़ी बड़ी बग्घियां खरीद रहे हैं, और कागजों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को घाटे का सौदा दिखाती है। तब इसकी जांच के लिए एक रेगुलेशन समिति बनाई गई, और उस रेगुलेशन समिति की सिफारिश पर भारत में संवैधानिक विकास शुरू हुआ, जो दो भागों में डिवाइडेड है। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा, और एक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों के द्वारा। तो इस रेगुलेशन समिति की सिफारिश पर भारत में सबसे पहला कौन सा एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इस एक्ट के द्वारा एक लिखित संविधान पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया गया। बंगाल के लिए क्या किया गया? एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। अब देखिए, मद्रास और बंबई में भी गवर्नर थे, लेकिन वो गवर्नर थे, इन्हें गवर्नर जनरल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अब इसके साथ इसके लिए एक परिषद का गठन किया जा रहा है।
इस परिषद में 4 सदस्य हैं और गवर्नर जनरल को मिला दें तो ये कुल हो गए 5 और ये बहुमत से निर्णय लेते थे। और अब जो मद्रास और मुंबई में जो गवर्नर हुआ करते थे वो इसकी सलाह लिए बिना कार्य नहीं कर सकते थे। इसके अलावा बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जा रही है। तो एक तरह से अब पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये एक्ट ब्रिटेन की संसद से पारित होते थे। समझ रहे हैं बात को? हालांकि गलतियां थी इस एक्ट में, क्योंकि गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निर्धारित नहीं थे, तो आपस में लड़ बैठे। समझ रहे? इसके साथ साथ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको अपने व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगाने के लिए कहा गया। वो उपहार और गिफ्ट नहीं ले सकते थे और बहुत सारी दूसरी पाबंदियां लगाने के लिए उनसे कहा गया। तो मोटा मोटी तौर पर देखें तो ये जो एक्ट था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया था। अब आप बोलेंगे सर यहां पर भारतीय संविधान की आधारभूत पृष्ठभूमि कैसे बन रही? बिल्कुल बन रही है। गवर्नर आज भी होता है, उसकी सहायता के लिए एक परिषद यानी मंत्री परिषद होती है, साथ में सर्वोच्च न्यायालय शब्द यूज किया गया। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय भी है। मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों के बीज हमें यहां देखने मिल रहे हैं। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जिसके माध्यम से, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, बस इतना किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की जो क्षेत्राधिकार थे उसे निर्धारित किया गया और यह कह दिया गया कि भाई देखो ऐसा है, जो गवर्नर जनरल की परिषद और गवर्नर जनरल के कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो जो नियम बनाएंगे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत करवाना जरूरी नहीं। बस जो महत्वपूर्ण अधिनियम था वो ये था, जिसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, जिसने भारत में एक बार पुनः वैध शासन की शुरुआत की। अब इसकी पृष्ठभूमि भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल पिट्स महोदय जो थे वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे और उनके बनने के पहले इंग्लैंड में नॉर्थ और फॉक्स की कोलिशन की गवर्नमेंट थी और नॉर्थ और फॉक्स ने मिलकर एक इंडिया एक्ट तैयार किया था, ईस्ट इंडिया एक्ट 1783 में, जो फेल हो गया। और जब ये 1783 में वहां की इंग्लैंड की संसद में पारित नहीं हो पाया एक्ट, तो नॉर्थ और फॉक्स की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और पहली बार किसी भारतीय मुद्दे पर, सोचिए, पहली बार किसी भारतीय मुद्दे पर इंग्लैंड की सरकार गिर गई। तब पिट्स महोदय की सरकार आई और उन्होंने जो एक्ट तैयार किया उसे 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट कहते हैं। क्या विशेषता थी भाई इसकी? कुछ खास नहीं। दरअसल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से निर्धारित होती थी, है ना, जिसे निदेशक मंडल कहते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जिनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर थे, वो इनको व्यापारिक और सैनिक निर्णय देने के लिए वहां से बताते रहते थे। अब लंदन में ही क्या किया गया, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल का गठन किया गया, जिसमें महारानी के खासम खास लोग, सांसद या ब्रिटिश कमिश्नर शामिल किए गए, जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनयिक निर्णय लेने, यानी जितने भी विदेशी और आंतरिक संबंध निभाने हैं, सैनिक संबंध कैसे निभाने हैं, इस संबंध में सलाह देगा। बिना इसके परमिशन की ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैत शासन था, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मुद्दों पर बातें बताते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनयिक मुद्दों पर और सैनिक मुद्दों पर इन्हें सजेशन देता था। साथ में पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से
ब्रिटिश अधिकृत भारत शब्द भी यूज किया गया, यानी विश्व को यह बता रहे थे इस अधिनियम के माध्यम से कि हम ब्रिटिश अधिकृत भारत के स्वामी बन चुके हैं। देन ये सब आप पढ़ेंगे ही, प्री में तो आपने पढ़ ही लिए, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारा आने वाला क्लास का जो स्वरूप है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलने वाला है, तो वो थोड़ा सा क्लियर रहे। 1786 का अधिनियम स्पेशली कॉर्नवालिस के लिए आया था, जब मैसूर में टीपू सुल्तान की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो कॉर्नवालिस ने डिमांड की कि अगर मैं भारत आऊं तो मुझे मुख्य सेनापति की और गवर्नर जनरल की दोनों शक्तियां दी जाए ताकि मैं आसानी से कार्य कर सकूं। और इस 1786 के अधिनियम की यही खास विशेषता है कि इस अधिनियम के माध्यम से कॉर्नवालिस को दोनों शक्तियां दे दी गई और इसके माध्यम से उसने उसको, देखिए इसी समय भारत में स्थायी बंदोबस्त 1790 के आसपास और कर व्यवस्था में सुधार, पुलिसिया सुधार कॉर्नवालिस करता भी है। 1700 चार्टर अधिनियम कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को 20 साल और बढ़ा दिया गया। यह महत्वपूर्ण है 1813 का चार्टर अधिनियम, और 1833 यहां दिया नहीं है, मैं बता दूंगा। इसका जो बड़ा भाई है 1833 का अधिनियम है और 1813, ये दो और संवैधानिक सुधार महत्वपूर्ण है ईस्ट इंडिया कंपनी में। 1813 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, यानी कि अब ब्रिटेन से कोई भी आकर इंडिया में व्यापार कर सकता था, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर खरीदने की जरूरत नहीं थी। यानी कि एकाधिकार, जो मोनोपोली इन द ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, भारत में समाप्त थी। व्यापार नहीं समाप्त किया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया। केवल किसको छोड़कर, चाय यानी टी और चाइना को छोड़कर। चाइना के व्यापार, चाइना से अफीम का व्यापार होता था और चाय के बागान अभी तक ज्यादा से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे थे और नाविक शक्ति बहुत ताकतवर थी, इसलिए उनके पास रखा गया ऐसे। बाकी व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त किया गया और कहा गया कि आप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए व्यय करोगे। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप बदल जाता है और यह पूर्णतः अब राजनीतिक कंपनी बन जाती है। तो कहा गया अब आपका पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, मतलब चाय और चीन के साथ भी व्यापार एकाधिकार समाप्त। अब कोई भी व्यापार कर सकता है इंग्लैंड से उस पर। साथ में अब भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके अलावा अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को भी लाया गया। आपने मैकाले का नाम सुना होगा। आज की डेट में जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता ना, महान्यायवादी, एक विधिक सदस्य ही होता है हमारी मंत्रिपरिषद में, जो संसद की गतिविधियों में भाग ले लेता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वैसे ही मैकाले विधि सदस्य था जो गवर्नर जनरल की परिषद की मीटिंगों में जा सकता था, मीटिंग्स में बैठ सकता था, बोल सकता था, लेकिन मतदान नहीं कर सकता था। याद रखिएगा, यहां पर विधिक सदस्य जो था अभी अंशतः या अंशकालिक था। 53 के एक्ट से इसको पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। हालांकि ये सब प्री के फैक्ट्स हैं, मेंस में शायद ही आए, लेकिन अगर एक एक लाइन लिखने आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए आगे जाके 1834 में विधि आयोग भी लाया जाता है और विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैकाले को नियुक्त किया जाता है। जस्ट 1853 एक्ट ऐसा अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापार को बढ़ाने का प्रयास तो किया अगले साल, लेकिन यहां पर 1853 के एक्ट के समय 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। खासतौर पर 1853 एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात है, जो सिविल सर्विसेज के लिए यानी लोक सेवाओं के लिए भारतीयों के द्वार खोल दिए गए। मतलब भारत में जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो जाता था, वह इंग्लैंड में जाकर इंपीरियल सिविल सर्विसेज में एग्जाम में अपीयर होकर सिविल सेवा में अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकता था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार भी किया और तोड़ा भी। तो बाद में जाके कई और ऐसे महान लोग हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस से लेकर विमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। इसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों का इतिहास, जिनमें भारत शासन अधिनियम 1858 सबसे पहले आता है, और यह 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये अधिनियम क्यों आ रहे थे, अभी तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए थे, अब भारत को कंट्रोल करने के लिए लाए जा रहे थे। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था भारतीय रियासतों को कंट्रोल करना। अब भारत पर डायरेक्ट ब्रिटेन के क्राउन का शासन आ गया, संसद का आ गया, साथ में भारत को फिर से रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई। जिन देशी रियासतों ने 1857 की क्रांति में भारत का सहयोग किया था, उन्हें इनाम देना, और जिन्होंने भारत का विरोध किया था, उन्हें सजा देना। और डलहौजी की जो विप्लव की नीति थी, जो हड़प की नीति थी, उसे आगे ही बढ़ाया गया, एक तरह से बख्शा तो गया नहीं किसी भी राज्य को। फिर इसके बाद एक नया पद आ गया भारत में, वॉयसरॉय का, मतलब ब्रिटिश महारानी की ताज का प्रतिनिधि वॉयसरॉय कहलाया, पहले उसे गवर्नर जनरल कहते थे। और वॉयसरॉय की सहायता के लिए एक भारत सचिव भी लाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं। इसमें 15 सदस्यीय परिषद भी थी, और ये जो भारत सचिव होता था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कैबिनेट में सदस्य हुआ करता था, यानी कि था वहां का, कार्य यहां करेगा। और इसका जो वेतन था भारत सचिव का, वो भारतीय राजस्व पर था। बस यही मुख्य बातें थी इसकी। बाकी 1858 के अधिनियम का उद्देश्य था पुरानी गलतियों को समाप्त करना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देना। ठीक है। इसके बाद भारतीय परिषद 1861 अधिनियम आता है। यह महत्वपूर्ण है दो मायनों में। एक तो इससे पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है भारत में, यानी भारत में कैबिनेट व्यवस्था की शुरुआत होती है। कैनिंग जो था, उसने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की, यानी विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। साथ में जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसकी संख्या में भी वृद्धि की गई। अब जो वॉयसरॉय होता था, वो अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। तो 6 अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य भी लाए गए, जिनमें एक न्यायाधीश हुआ करता था सर्वोच्च न्यायालय का, एक कनिष्ठ न्यायाधीश हुआ करता था, फिर बंबई, इलाहाबाद और बाकी के और कई प्रांत थे, वहां से लोगों को मनोनीत किया गया। एक तरह से विधान परिषद पूरे भारत के लिए अब आ रही थी धीरे धीरे देश के लिए। देखा जाए तो ये जो सदस्य आते थे विधान परिषद में बैठते थे, इन्हें पहले ही वॉयसरॉय कह देता था, चुपचाप बैठना, शांति से मैं बोलूंगा, हाथ उठा देना, मामला खत्म। महत्वपूर्ण अधिनियम इसके बाद का है 1892 का, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तुरंत बाद आया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनलिज्म का जन्म हुआ। और इसमें उदारवादी कई नेता थे, जिन्हें आप मॉडरेट्स कह सकते हैं, जिनमें कई बड़े बड़े नेता, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम जैसे बड़े बड़े नेता, जिन्होंने कांग्रेस के संस्थापक भी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो या विमेश चंद्र बनर्जी, ये साल में अपनी एक मीटिंग करते थे और अपना एक कच्चा चिट्ठा तैयार करके वॉयसरॉय के सामने रख देते थे। तो वॉयसरॉय फिर इनकी बात सुन लेता था, कुछ बातें मानता था, कुछ बातें नहीं मानता था। और कहते हैं कि 1892 का जो अधिनियम है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव की ही देन है, क्योंकि इसी अधिनियम के माध्यम से अब जो ब्रिटिश
विधान परिषद भारत में बनाई गई थी, यानी गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी वॉइसरॉय की, उसमें अब बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार इन भारतीय सदस्यों को मिल गया। तो भारत में से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय तंत्र की शुरुआत भी कहते हैं या निर्वाचन की भी शुरुआत कहते हैं। हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए संसद में हमारे प्रतिनिधि जाते हैं ना और अपनी बात रखते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। वैसे यहां पर बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलने से एक तरह संसदीय तंत्र आ रहा है निकलकर। हालांकि बजट के अलावा और कोई पूरक प्रश्न वो नहीं पूछ सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद का जो अधिनियम है, कहते हैं कि जो जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जो ब्रिटिश भारत सचिव था मॉर्ले, उसने कहा था कि इस अधिनियम के माध्यम से हम नाग के दांत बो रहे हैं। अर्थात यह वह अधिनियम था जिसने भारत में ऑफिशियली, औपचारिक रूप से फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। इस 1909 के अधिनियम से भारत में किसकी शुरुआत हो गई? सांप्रदायिक निर्वाचन की। दरअसल यह मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए लाया गया अधिनियम था। आप जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे तो ये वो दौर था जब भारत में गरम दल का दौर चल रहा था, एक्सट्रीमिस्ट चल रहे थे, कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी। और मुस्लिम लीग के कई नेता जब मिंटो से जाके शिमला में मिले तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए अधिनियम लाया गया और मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक स्थान बनाए गए जहां पर केवल मुस्लिम खड़े हो सकते थे, वोट कोई भी दे। तो इस तरह से भारत में धर्म के आधार पर राजनीति शुरू की गई और इसी को आगे बढ़ाया जाता है 1919 के अधिनियम से, 1919 के एक्ट से। पृथक निर्वाचन में अब सिखों को भी शामिल किया गया, यूरोपियंस को भी शामिल किया गया, आंग्ल भारतीयों को भी शामिल किया गया। मतलब केवल मुसलमानों तक नहीं, अब पृथक निर्वाचन को ये और आगे बढ़ा रहे थे। हां, लेकिन कई मायनों में यह अधिनियम महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पहली बार इस अधिनियम में प्रस्तावना का जिक्र था। तो पहला कोई अधिनियम था जिसमें उद्देशिका या प्रस्तावना थी अपनी खुद की। उत्तरदायी शासन की बात की गई थी कि हम आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तहत ये क्या लेकर आते हैं? भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लेकर आते हैं। द्वैध शासन मतलब विषयों का बंटवारा। मतलब एक तरफ हस्तांतरित विषय थे और एक तरफ आरक्षित विषय थे। जो हस्तांतरित विषय थे वह गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री देखते थे और जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यपालिका के सदस्य यानी केवल गोरे लोग देख सकते थे। कई भारतीय तो इस अधिनियम से इतने ज्यादा अभिभूत हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि अब भारत आजाद होने वाला है। जैसे कि मोतीलाल नेहरू, है ना, और भी कई लोग थे, स्वराज पार्टी के जनक और भी कई लोग थे, जिनमें चितरंजन दास जी का नाम सुना होगा आपने, CR दास। इसके अलावा इसी अधिनियम के बाद एनी बेसेंट जो थी वो अपना होम रूल आंदोलन त्याग दिया उन्होंने और तुरंत रातों रात वो ब्रिटिश के लिए समर्पित हो गई। बहुत सारी बातें थी, इतिहास में पढ़ेंगे आप। बाकी इस अधिनियम ने एक बात और की कि केंद्र में एक द्विसदनीय विधानमंडल की भी स्थापना की। द्विसदनीय विधानमंडल केंद्र में आया है इस अधिनियम के माध्यम से। मतलब एक राज्य परिषद आई जिसमें नगर पालिकाओं के और राज्य की विधानसभाओं के लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को पहुंचा रहे थे, जैसे आज राज्य विधानसभा है,
और एक थी केंद्रीय विधानसभा जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है ना। बाकी और जो प्रावधान है वो आप ऐसे देख लीजिए पीपीटी के माध्यम से। देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग स्पष्ट किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसंगठनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों में केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, यानी कि द्वैत शासन जिसे मैं बोल रहा था। इस अधिनियम में द्वैत शासन पद्धति को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीयों को अपनी सरकार स्वयं चलाने में प्रशिक्षण दिया गया। ठीक, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आता है वो आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। दरअसल इस पर एक मेंस का प्रश्न बनने की संभावना भी है। यह महत्वपूर्ण है कि भाई क्या 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था, संविधानवाद की परिभाषा एक बार और लिखवा दीजिए। 2 मिनट आलोक जी दीजिए मुझे, मैं इसमें समाप्त कर दूं, फिर आपको लिखवा दे रहा हूं 1935 के अधिनियम को। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों रखता है स्थान? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, यह एक संपूर्ण भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था लाने का प्रयास था। अब संपूर्ण भारत को देशी रियासतों में, प्रांतों में और चीफ कमिश्नरी हिस्सों में बांटा गया। हालांकि देशी रियासतों को भारत गणराज्य में शामिल होने की उनकी स्थिति के अनुरूप छोड़ दिया गया। भारत गणराज्य तो नहीं बोलूंगा, भारत राज्य। भारत में एक संघीय न्यायपालिका लाई गई पूरे देश के लिए, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, एक केंद्रीय बैंक का गठन किया गया, विषयों का बंटवारा किया गया। मतलब कि विषयों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के हिसाब से किया गया। ये सब बातें हैं, लेकिन प्रश्न यहां पर इस तरह से बन सकता है कि क्या वाकई में इसने एक संघात्मक व्यवस्था को लागू किया? क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में तो राज्य और केंद्र की स्थिति लगभग बराबर होती है। ऐसा तो था नहीं, क्योंकि यहां याद रखिएगा जो अविशिष्ट शक्तियां थी वह गवर्नर जनरल या वायसरॉय के पास थी। तो हम इसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। इसमें मैं आपको एक आंसर भी लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। जरा इसके कुछ प्रावधान देख लीजिए। देखिए, भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम और सबसे बड़ा दस्तावेज था। इसमें कुल 323 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां एवं 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव है। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया। यानी प्रांतों से केंद्र, तो प्रांतों को थोड़ी स्वायत्ता वाली स्थिति दे दी। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तभी विधान परिषद की गठन की बात थी, लेकिन आज तक वह लागू नहीं हो पाई है। जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार में विधान परिषदें हैं ना, 2 सदनें हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी यह प्रावधान लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। इसके तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए, तो ये आपके अधिनियम थे।
कल की क्लास में मैं आपको इस 1935 के एक्ट पर एक विश्लेषणात्मक प्रश्न लिखवा दूंगा, उसका उत्तर भी बता दूंगा। उसके बाद हम संविधान की विशेषताओं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आप संविधानवाद पर जो बोल रहे थे कि सर परिभाषा मुझे लिखवा दीजिए, उसको लिख लीजिए एक बार। संविधानवाद लिखिए। लिखिए, संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं, संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं जहां सरकार का संचालन नियमों के एक समुच्चय के माध्यम से किया जाता है। नियमों के एक समुच्चय के माध्यम से किया जाता है, यानी नियमों की एक गांठ बनी हुई है पूरी की पूरी। लिखिए, इसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है, इसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है, अर्थात विधि का शासन। इसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है, अर्थात विधि का शासन। लिखिए, अधिकारियों को मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर, अधिकारियों को मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर कानून के राज्य का पक्ष लेना ही कानून के राज्य का पक्ष लेना ही संविधानवाद है। संविधानवाद। आदित्य राज जी, सर टर्म्स को और एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। बेटा, टर्म और कौन से मैं एक्सप्लेन करूं, एक बार आप स्पेशली बताइए तो मैं एक्सप्लेन करूं। देखिए, एक बात याद रखिए, सभी बच्चे जो अभी हैं क्लास में, अभी तो ज्यादा नहीं है, ये जो पहली क्लास आज मैंने रखी ना, जानबूझ के मैंने थोड़े बेसिक बताया आपको। देखा जाए तो ये मेंस पे फोकस्ड क्लास है और मैं यहां पर बहुत ज्यादा बेसिक चीजों को डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस पर आना है। आप देख लीजिए आपका सिलेबस कितना सारा है, तो हमें अभी भारतीय संविधान की विशेषताएं और पता नहीं इसमें क्या क्या मूल ढांचा और सब डिस्कस करना है, बहुत सारी चीजों को। तो अगर हम छोटे छोटे टर्म्स को डिस्कस करते रह जाएंगे तो आपकी क्लास बहुत पीछे हो जाएगी बेटा। इसलिए मैंने आज आपकी पहली क्लास थी तो अपने लेवल पे थोड़ा सा इसको डिस्कस किया, लेकिन अब हम कल से कोर टॉपिक डिस्कस ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो टर्म्स और कौन से आप बोल रहे हैं? अच्छा, लास्ट लाइन रिपीट कर देता हूं कि अधिकारियों को मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर, अधिकारियों को मनमाने निर्णय छूट होने के स्थान पर, निर्णय की छूट होने के स्थान पर, मतलब मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर कानून के शासन, कानून के शासन का पक्ष लेना ही संविधानवाद है। कानून के शासन का पक्ष लेना ही संविधानवाद है। सीधी सी बात है, सरकार के मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर, मतलब सरकार को मनमाना निर्णय लेने की छूट नहीं है,
कानून का शासन जो कहेगा, जो लिखित रूप में है, वही संविधानवाद है, बस। ठीक है। तो आज के लिए फिर मैं विदा लेता हूं बेटा आपसे। अब कल मिलते हैं हम लोग, कल की क्लास करते हैं और बाकी चीजों को फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।